अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करती हूँ आप सभी स्टूडेंट्स को सॉल्यूशन सेट चैनल में। दिस इज़ मिस तारीम। आज का हमारा जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 2 है, और लेक्चर नंबर 2 में जैसा मैंने आपको बताया था कि हम क्लास 11 का चैप्टर नंबर 1 स्टोइचियोमेट्री स्टार्ट करेंगे। तो आज के लेक्चर में मैं आपको चैप्टर का इंट्रोडक्शन देने जा रही हूँ जो कि बेस्ड करता है स्टोइचियोमेट्री पे। सो स्टोइचियोमेट्री को हम स्टार्ट करते हैं। जब भी हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि जो चैप्टर है वो किस चीज़ पर बेस्ड करता है। इट मीन्स उस चैप्टर के अंदर हम किन चीज़ों की स्टडी करने जा रहे हैं। एज़ यू नो कि चैप्टर का नेम है स्टोइचियोमेट्री। स्टोइचियोमेट्री बेसिकली हमारा एक वर्ड है जो कि ड्राइव हुआ है स्टोइचियन से। ठीक है, स्टोइचियन मीन्स एलिमेंट। इसको आप एलिमेंट्स का नेम भी दे सकते हैं, लाइक आप इसको मिक्सचर का नेम भी दे सकते हैं, कंपाउंड का नेम भी दे सकते हैं, लेकिन बेसिकली इसकी जो मीनिंग है वो एलिमेंट्स है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं मैट्री की, मैट्री मीन्स कैलकुलेशन। इट मीन्स जो चैप्टर है स्टोइचियोमेट्री वो बेसिकली कंसिस्ट होता है हमारे 2 वर्ड्स पे। स्टेच्यू ड्राइव्ड हुआ स्टेच्यून से जिसकी मीनिंग है एलिमेंट्स, और मैट्री मीन्स कैलकुलेशन। इट मीन्स इस नेम से आइडिया होता है कि स्टोइचियोमेट्री का मतलब है द कैलकुलेशन ऑफ एलिमेंट्स। स्टोइचियोमेट्री के अंदर हम एलिमेंट्स की कैलकुलेशन करते हैं। अब किस टाइप की कैलकुलेशन? हम किस टाइप की कैलकुलेशन स्टोइचियोमेट्री में करने जा रहे हैं, या वाई वी आर डूइंग कैलकुलेशन, ये भी हमें पता होना चाहिए। मीन्स स्टोइचियोमेट्री की स्टडी करने जा रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हम किस टाइप की कैलकुलेशन करने जा रहे हैं और कैलकुलेशन हम क्यों करने जा रहे हैं। विच टाइप ऑफ कैलकुलेशन का आंसर आपको मिल जाएगा जब आप डेली लाइफ के एग्जाम्पल्स को देखेंगे। डेली लाइफ एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कुकिंग की। कुकिंग में हम स्टोइचियोमेट्री को किस तरीके से यूज़ कर रहे होते हैं। कुकिंग के अंदर आपने अक्सर देखा भी होगा, या आपने घर में जब कुकिंग की हो तो आप लोग देखते हैं कि हम जितनी भी कुकिंग करते हैं वो सारी कैलकुलेशन बेस्ड होती है। कैलकुलेशन बेस्ड कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल आपने केक को बेक करना है। नाउ इफ़ यू वांट टू बेक द केक, आप सबसे पहले उसके अंदर की जो मटेरियल्स है, जो इंग्रेडिएंट्स हैं, उनकी कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन इस तरीके से आपको पता होगा कि इसमें आपने एग्स कितने पुट करने हैं, आपको पता होगा इसके अंदर आपने बेकिंग सोडा कितना पुट करना है, आपको पता होगा कि आपने इसके अंदर शुगर के कितने स्पून ऐड करने हैं। लाइक आप जो भी चीज़ बना रहे हैं उसके अंदर आप सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स की कैलकुलेशन कर रहे होते हैं। इंग्रेडिएंट्स की कैलकुलेशन मीन्स यू आर कैलकुलेटिंग द एलिमेंट्स। इट मीन्स आप कुकिंग के अंदर स्टोइचियोमेट्री को यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है। सेकंड, अगर हम एग्जांपल लें लाइक फ्यूल की किस तरीके से जब भी हम ड्राइविंग कर रहे होते हैं मोटर बाइक्स पे, या उसके अलावा हम ड्राइविंग कर रहे होते हैं कार्स में या बसेस में, ETC, देयर आर मैनी व्हीकल्स विच वी यूज़ इन आवर डेली लाइफ। सो जब भी हम इनको यूज़ कर रहे होते हैं हम इनके अंदर फ्यूल ऐड करते हैं अकॉर्डिंग टू आवर नीड। अकॉर्डिंग टू आवर नीड मीन्स लाइक अगर आपको 1 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है तो आप 1 किलोमीटर के डिस्टेंस के अकॉर्डिंग ही अपने फ्यूल को ऐड करवाएंगे। वो डिपेंड करता है, वो 1 लीटर भी हो सकता है, वो 2 लीटर भी हो सकता है। तो इट मीन्स यहाँ भी आप कैलकुलेशन को यूज़ कर रहे होते हैं, यहाँ भी आप स्टोइचियोमेट्री को यूज़ कर रहे होते हैं। थर्ड, अगर हम बात करें तो हम बात कर सकते हैं इसके अंदर मेडिसिन की किस सेंस में? मीन्स जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर ने आपकी बीमारी को डायग्नोस करने के बाद उसने आपको मेडिसिन रिकमेंड करनी होती है। अब जब भी डॉक्टर आपको मेडिसिन रिकमेंड करता है वो सबसे पहले आपकी एज पूछेंगे, देन वो आपका वेट पूछा जाता है। ठीक है। इन एज और वेट को कंसिडर करते हुए डॉक्टर आपको रिकमेंड करता है कि आपने कितनी टेबलेट्स लेनी है, या फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कोई सिरप ले रहे हैं तो आपको बता देता है कि आपने कितने स्पून उस सिरप को यूज़ करना है। इट मीन्स कि यहाँ मेडिसिन लेते हुए भी आप एलिमेंट्स को कैलकुलेट कर रहे होते हैं कि आपने एक डे में कितने एलिमेंट्स को इनटेक करना है। सो यहाँ भी आप स्टोइचियोमेट्री को यूज़ कर रहे होते हैं।
ये सिर्फ कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि मैंने आपको डेली लाइफ में रहते हुए बताई है। इसके अलावा फर्दर बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जो कि हम अपनी डेली लाइफ के अंदर यूज़ कर रहे होते हैं। सो स्टेचोमेट्री से सिर्फ हम ये नहीं कह सकते कि इसको हम सिर्फ केमिस्ट्री के सब्जेक्ट में पढ़ रहे होते हैं। स्टेचोमेट्री को आप डेली लाइफ के अंदर, इवन हमारी मदर्स हो गई या हमारी सिस्टर्स, या इवन तो बॉयज़ की भी अगर हम बात करें तो वो भी डेली लाइफ के अंदर स्टेचोमेट्री को यूज़ कर रहे होते हैं। ओके, सो ये हमारी थी डेली एग्जांपल्स। अब हम बात करते हैं स्टेचोमेट्री की प्रॉपर डेफिनेशन, कि उसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है। सो ये हमारे स्टेचोमेट्री की एक बेसिक सी डेफिनेशन है कि इट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब हम डिटेल वाइज समझते हैं इस डेफिनेशन को कि व्हाट इट वांट्स टू से। सो रिलेशनशिप, सबसे पहले हम समझते हैं रिलेशनशिप की मीनिंग क्या है। यहाँ लिखा हुआ है इट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। रिलेशनशिप से पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ रिएक्टेंट एंड व्हाट इज़ प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल, मैं आपको आपके सामने लिखती हूँ एक इक्वेशन। दिस इज सी मीन्स कार्बन, ओ दिस इज़ द मॉलिक्यूल ऑफ द ऑक्सीजन। जब ये कार्बन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल कंबाइन होंगे तो बन जाएगा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये जो मैंने आपके सामने एक टर्म लिखी है या एक जो लाइन लिखी है, इस पूरी लाइन को हम बोलते हैं इक्वेशन। ये हमारी कहलाती है इक्वेशन। इक्वेशन के लेफ़्ट साइड पे आपको जो भी मटेरियल दिख रहा है या जो भी मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं, इनको हम कहते हैं रिएक्टेंट्स। और आपको ये जो राइट साइड पे दिख रहा है, दिस इज़ प्रोडक्ट। सो होपफुली आपको आइडिया हो गया होगा, आपको पता चल गया होगा कि रिएक्टेंट्स क्या होते हैं या प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। जब भी केमिकल इक्वेशंस के अंदर लेफ़्ट साइड पे जो भी आपके मॉलिक्यूल्स होंगे वो रिएक्टेंट होंगे, और राइट साइड वाले मॉलिक्यूल्स को हम प्रोडक्ट बोलते हैं। सो अब हम बात करते हैं स्टेचोमेट्री की, कि इट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट। ये एक रिलेशनशिप है, ये एक ताल्लुक़ है किसका, रिएक्टेंट विथ प्रोडक्ट। अब व्हाट डज़ इट मीन कि किस टाइप की रिलेशनशिप की हम बात कर रहे हैं। इसके अंदर हमने ये तो समझ लिया कि रिएक्टेंट क्या है और प्रोडक्ट क्या है, बट हम स्टेचोमेट्री में ये पढ़ रहे हैं कि ये दोनों रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की रिलेशनशिप है। अब रिलेशनशिप किस टाइप की रिलेशनशिप की हम बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर हम टू टाइप की रिलेशनशिप्स की बात कर रहे हैं। मीन्स सबसे पहले हम देखते हैं कि हाउ मच प्रोडक्ट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग रिएक्टेंट्स। फर्स्ट रिलेशनशिप में हम ये देखते हैं, और सेकंड रिलेशनशिप में हम ये देखते हैं हाउ मच रिएक्टेंट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग प्रोडक्ट। व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब ये है कि पहली रिलेशनशिप में हम चेक करते हैं कि लेट सपोज मैंने यहाँ 20 ग्राम लिए कार्बन के और यहाँ मैंने 20 ग्राम लिया ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के। अब इन रिएक्टेंट्स को देखते हुए जब हम फाइंड आउट करेंगे कि कितना प्रोडक्ट यानी कि कितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ है, तो ये हमारी बेस्ड करेगी फर्स्ट रिलेशनशिप पे। सेकेंड रिलेशनशिप में लेट सपोज मेरे पास है 50 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। अब अगर मुझे पता है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन या प्रोडक्ट का जितना भी मास है वो मुझे पता है, अब इस प्रोडक्ट को देखते हुए जब मैं कार्बन और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन मालूम करूँगी, फाइंड आउट करूँगी, तो ये आपकी सेकंड रिलेशनशिप में आ जाएगा। इट मीन्स स्टेचोमेट्री में आप रिएक्टेंट की प्रोडक्ट के साथ रिलेशनशिप चेक कर रहे होते हैं और प्रोडक्ट की रिएक्टेंट के साथ रिलेशनशिप चेक कर रहे होते हैं। उसके बाद आगे वाले टर्म में लिखा हुआ है इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। मींस आप ये जो रिलेशनशिप चेक कर रहे होते हैं रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की, ये आप चेक करते हैं एक ऐसी केमिकल इक्वेशन में जो कि बैलेंस्ड है। अब इसके लिए हमें ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। आपको अभी तक यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि केमिकल इक्वेशंस क्या होती है, लेकिन यहाँ एक न्यू वर्ड ऐड हो गया है डेफिनेशन में, विच इज़ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। सो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है, लेट सपोज आई एम गोइंग टू राइट वन इक्वेशन, दिस इज़ कार्बन एंड दिस इज़ अ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अब यहाँ देखें ये वाली साइड को हमने क्या कहा रिएक्टेंट और ये वाली साइड को हमने कहा प्रोडक्ट। ये आपको पता है कि ये हमारे पास केमिकल इक्वेशन है, लेकिन अब हम चेक करते हैं कि इज़ दिस बैलेंस्ड और नॉट। देखिए बैलेंस्ड का मतलब होता है कि जितने इक्वेशन में रिएक्टेंट्स हो उतने ही आपके प्रोडक्ट्स प्रेजेंट हो। अगर रिएक्टेंट्स के मोल्स या रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के इक्वल है, बराबर है, तो फिर हम कहते हैं कि इक्वेशन हमारे पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। देखें यहाँ कार्बन
के साथ कुछ नहीं लगा हुआ, इट मीन्स यहाँ आपके पास कार्बन का 1 मोल है, ओके और यहाँ हमारे पास एक ऑक्सीजन का पूरा मॉलिक्यूल मौजूद है, ठीक है, O2 लिखा हुआ है। अब मीन्स यहाँ कार्बन हमारे पास 1 है और यहाँ हमारे पास ऑक्सीजन 2 है। लेकिन अगर हम प्रोडक्ट साइड पे देखें तो प्रोडक्ट साइड पे हमारे पास कार्बन 1 है और ऑक्सीजन को आप खुद काउंट करें तो देखें ऑक्सीजन के पास कुछ नहीं लगा हुआ, इट मीन्स यहाँ ऑक्सीजन 1 है। आपको आइडिया हो जाएगा कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट के इक्वल है या नहीं। तो देखें यहाँ कार्बन और कार्बन तो इक्वल है बट दोनों ऑक्सीजन आपस में इक्वल नहीं है, इट मीन्स ये आपकी इक्वेशन बैलेंस्ड रही है। लेकिन अगर मैं इस इक्वेशन में लगा दूँ CO2, अब चेक करें, अब अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ हमारे पास ऑक्सीजन हो गए 2, इट मीन्स कि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो ऐसी इक्वेशन को हम बोलते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इसकी एक और मैं आपको इसकी सेकेंड एग्जाम्पल दूँ। लेट सपोज वी हैव 2 molecules of sodium and 2 molecules of chlorine। अब जब इनका प्रोडक्ट बनेगा तो वो कुछ इस तरीके से बनेगा। अब हम काउंट करते हैं कि क्या ये हमारे पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है या नहीं। सो देखें यहाँ हमारे पास सोडियम के 2 मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं और क्लोरीन के 2 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। और अगर हम प्रोडक्ट साइड पे देखते हैं तो प्रोडक्ट साइड पे हमें सोडियम के 2 मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं और क्लोरीन के भी 2 मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं, इट मीन्स ये हमारे पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। तो वो तमाम इक्वेशंस जो कि बैलेंस्ड होंगी उसके अंदर जब हम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का रिलेशनशिप चेक करते हैं तो ऐसी ब्रांच को, केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच को हम स्टोइचियोमेट्री का नेम देते हैं। स्टोइचियोमेट्री की कैलकुलेशन करते वक्त मींस मॉलिक्यूल की कैलकुलेशन करते वक्त हमें 2 असम्पशंस का ख्याल रखना होता है। जब भी हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कैलकुलेशन करते हैं, इट मीन्स हम स्टोइचियोमेट्री कर रहे होते हैं, तो हमें 2 असम्पशंस बिल्कुल केयरफुली देखनी होती हैं। व्हाट आर दीज असम्पशंस? फर्स्ट असम्पशन होती है कि रिएक्टेंट्स शुड बी completely converted into product। मीन्स पहले अपने एक चीज़ का ख्याल रखना होता है जब भी आप कैलकुलेशन करते हैं कि रिएक्टेंट्स को कम्प्लीटली प्रोडक्ट में चेंज होना है। सेकंड, आप इस अजम्पशन का ख्याल रखते हैं कि देयर शुड बी नो साइड रिएक्शन। अब इसको हम समझते हैं कि अजम्पशंस में क्या कहना चाह रहे हैं। पहली अजम्पशन है कि रिएक्टेंट्स को कम्प्लीटली प्रोडक्ट में चेंज होना है अगर आप कैलकुलेशन करें। सो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने लिया 50 ग्राम सोडियम का और मैंने लिया 50 ग्राम क्लोरीन का। अब सपोज़ कर लें कि इस सोडियम और क्लोरीन ने रिएक्शन किया और रिएक्शन करके बनाया सोडियम क्लोराइड, लेकिन ये जो 50 ग्राम मैंने सोडियम लिया था इसमें से सिर्फ 40 ग्राम ने रिएक्शन किया और इस क्लोरीन में से भी सिर्फ 40 ग्राम क्लोरीन ने रिएक्शन किया। तो हमारे पास जो सोडियम क्लोराइड बन जाएगा ऑलमोस्ट वो भी 40 ग्राम के अप्रॉक्सीमेटली करीब ही होगा। लेकिन जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ हमारी कैलकुलेशन क्या आ जाएगी, रॉन्ग आ जाएगी, बिकॉज हमारे पास कम्प्लीटली रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में चेंज नहीं हुए। सो हम जब भी स्टोइचियोमेट्री के अंदर कैलकुलेशंस करते हैं तो हमें एक असम्पशन का ख्याल रखना होता है कि कम्प्लीटली रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर चेंज हो। सेकेंड असम्पशन हमारे पास थी नो साइड रिएक्शन अकर्स, क्योंकि देखें अगर साइड रिएक्शन होगा तो वहाँ भी हमारी कैलकुलेशन रॉन्ग आ जाएगी। किस तरीके से, जैसे दोबारा हम इसकी एग्जांपल लेते हैं C+ ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। अब जब कार्बन और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल रिएक्ट करता है तो यहाँ 2 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। 2 पॉसिबिलिटीज़ क्या होती है कि यहाँ हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड भी बन सकता है और यहाँ हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड भी बन सकता है। लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने चेक करनी है, मैंने कार्बन और ऑक्सीजन के साथ मिलकर बनाना है कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड से पहले सपोज़ कर ले मैंने यहाँ लिया था 50 ग्राम ही कार्बन का और यहाँ मैंने लिया था 50 ग्राम ही ऑक्सीजन का। जब 50 ग्राम कार्बन और 50 ग्राम ऑक्सीजन के मिलके कंबाइन होंगे तो वी नो कि हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी ऑलमोस्टली इतना अप्रॉक्सीमेटली इसके करीब ही बनेगा। लेकिन लेट सपोज़ हमने जब रिएक्शन को चेक किया और प्रोडक्ट की कैलकुलेशन को चेक की तो वो ऑलमोस्ट 39 के बराबर आ रही है। अब यहाँ 39 के बराबर क्यों आ रही है, बिकॉज यहाँ मैंने आपको बताया कि यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड ही बन सकता है। सो अगर इनके रिएक्शंस की वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया तो यहाँ हमारे पास जो हम प्रोडक्ट चाह रहे हैं उसकी कैलकुलेशन हमें प्रॉपर नहीं मिल पाएगी। सो इसीलिए रिएक्शंस करवाते वक्त हमें ख्याल रखना चाहिए कि कोई साइड रिएक्शन ना हो, इट मीन्स कि कोई सेकेंड प्रोडक्ट ना बन जाए, ठीक है। सो ये हमारे पास 2 अजम्पशंस थे।
उसके बाद हम बात करते हैं रिलेशनशिप्स की। हमने कहा कि स्टोइचियोमेट्री के अंदर हम चेक कर रहे होते हैं रिलेशनशिप्स बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। So there are basically three kinds of the relationship in stoichiometry. Now what are these? The first one is mass relationship. Second is mass volume relationship. Okay, and third one is volume relationship. अब इसको भी हम थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं. which kind of relationships these are, which kind of relationship these are. So मास और मास रिलेशनशिप की अगर हम बात करें, इसकी हम सिंपल से एग्जांपल ले लेते हैं. वही हम एग्जांपल लेते हैं कार्बन प्लस ऑक्सीजन की. लेट सपोज हमें रिएक्टेंट का दिया हुआ है मास 50 ग्राम और यहाँ भी हमें मास दिया हुआ है 50 ग्राम. अब अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारा प्रोडक्ट है उसका मैं मास ही फाइंड आउट करने जा रही हूँ, तो ये रिलेशनशिप हमारी कहलाएगी मास रिलेशनशिप, बिकॉज रिएक्टेंट साइड पे भी हमें मास दिया हुआ है और हम जो प्रोडक्ट फाइंड आउट करने जा रहे हैं उसका भी हम मास ही फाइंड आउट करने जा रहे हैं. सेकेंड रिलेशनशिप की अगर हम बात करें तो इसकी हम एक ऐसी एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मेरे पास कार्बन है और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हैं. कार्बन के रिएक्टेंट हमें पता है 50 ग्राम है और ऑक्सीजन के ऑक्सीजन भी हमारे पास 50 ग्राम ही है. इट मीन्स हमें जो रिएक्टेंट की जो कंसनट्रेशन दी हुई है वो हमें मास में दी हुई है. वी नो कि हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा. लेकिन अगर हमें क्वेश्चन में कहा जाए कि आपने कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम मालूम करना है या अगर हमें अपने डेली लाइफ में भी इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है जबकि हमें मास दिया हुआ है, तो ऐसी रिलेशनशिप को देख के आप आइडिया करें. देखें यहाँ लिखा हुआ है मास और यहाँ हमें फाइंड आउट करना है वॉल्यूम. सो इस रिलेशनशिप को हम बोल देंगे मास वॉल्यूम रिलेशनशिप. थर्ड रिलेशनशिप की अगर हम बात करें, दिस इज़ कार्बन एंड दिस इज़ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल. लेट सपोज हमारे पास यहाँ है 550 डेसीमीटर क्यूब कार्बन के और यहाँ हमारे पास ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल है 50 डेसीमीटर क्यूब. यहाँ नोट करें, देखें यहाँ मैंने ग्राम और ग्राम लिखा हुआ था बट यहाँ मैंने डेसीमीटर क्यूब लिखा है. देखें यूनिट्स जो होते हैं वो आपको बताते हैं कि आप कौन सी क्वांटिटी को यूज़ करें. ग्राम जब भी लगा होगा इट मीन्स हम मास की बात करें और डेसीमीटर क्यूब जब भी लगा होगा इट मीन्स हम वॉल्यूम की बात करें. तो आपको इसके यूनिट्स से देख के आइडिया हो जाएगा कि हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं. सो कार्बन और ऑक्सीजन जब कंबाइन हुए और 50 डेसीमीटर क्यूब इस कार्बन के कंबाइन हुए और 50 डेसीमीटर क्यूब कंबाइन हुए ऑक्सीजन के. और क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा जाए या आप कैलकुलेशन करने जा रहे हैं इसके वॉल्यूम की, मींस आप फाइंड आउट करने जा रहे हैं कि अगर 50 डेसीमीटर क्यूब कार्बन और 50 डेसीमीटर क्यूब ऑक्सीजन के कंबाइन होंगे तो हमें कितना कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम मिलेगा, यानी कि कितने डेसीमीटर क्यूब मिलेंगे हमें कार्बन डाइऑक्साइड के. तो ऐसी रिलेशनशिप को हम बोल देंगे वॉल्यूम टू वॉल्यूम रिलेशनशिप. सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो यहीं एंड होती है. नेक्स्ट लेक्चर आपका होगा मोल एंड एवोगाड्रो नंबर पे. और अगर आपको इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई भी क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. मैं इसके ऊपर एक शॉर्ट भी अपलोड कर दूँगी. स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा लेक्चर का वे पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें. थैंक यू. अल्लाह हाफ़िज़.